Hello everyone, welcome to the Manu Law classes and the session of daily news analysis. Today is 5th of November 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. In the last day session, we discussed some points about the Asian Buddhist Summit. So let's have the questions. What is the main theme of the first Asian Buddhist Summit? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर है, बिकॉज कल हमने इसको डिस्कस भी किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. हु इज लीडिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? सो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट को जो है इनॉग्रेट किसने किया? Actually, it was inaugurated by President of India, Srimati Draupadi Murmu. Next question is, first Asian Buddhist Summit took place in which country? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत इजीली दे पाएंगे, बिकॉज ये इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट ने इसको इनॉग्रेट किया है. ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन क्या होंगे आगे चल करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे कि रिसेंटली एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट हुई है, तो वो कहाँ पर हुई है? तो वो ही है इंडिया, और इंडिया में भी न्यू दिल्ली में. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? कल हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कुछ एक रिपोर्ट को देखा था जो ट्यूबरक्लोसिस पर उसमें बात हुई थी. सो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज? अगर हम बात करें टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की, तो इसका बेसिक कॉज क्या होता है? बायोलॉजी से रिलेट करके ऐसे क्वेश्चंस आपको जीके के एग्जाम्स में मिल जाते हैं. इसका बेसिक कॉज होता है बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस? का इसका मेन सिम्टम क्या होता है? क्या कोई सीवियर हेडेक है, क्रोनिक कफ विद ब्लड टिंज्ड जो है स्पटम, सडन वेट गेन, या स्किन रैश? देखो सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि जो उनका कफ होता है उसमें ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, और इसी से एकदम क्लियर हो जाता है कि उस पेशेंट को टीबी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरीली ट्रांसमिटेड? इसका ट्रांसमिशन का क्या जो है मेथड है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है? क्या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है ये? नो. कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है? नहीं. ईटिंग अंडर कुक्ड मीट? नो. एक्चुअल में इसका कारण है कि बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स, कफ और स्नीजिंग. एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसका अगर कफ है, उसको स्नीजिंग है अगर हो रही है, और उसके ड्रॉपलेट्स अगर हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, सो दिस बिकम्स द वन ऑफ द मेजर कॉज और वन ऑफ द मेजर ट्रांसमिटर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिजीज. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस? अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो क्या उसके लिए एक बड़ा फैक्टर जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं? तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं. ये काम करते हैं तो बहुत सारी डिजीज से आप बचे रहोगे. हाई वाटर इनटेक? नो, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा पानी पीने से कोई टीबी हो जाती हो. लो फैट डाइट? अगर आपकी डाइट में फैट कम है तब भी ऐसा नहीं. एक्चुअल रीजन है वीकन्ड इम्यून सिस्टम. देखो जब भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपको बहुत सारी डिजीजेस से आपको वो स्वयं बचा लेती है. इट मींस जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर बैठी हुई एक आर्मी है जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या जो डिजीजेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, कुछ भी है, वो उससे लड़ने के लिए तैयार बैठी है. लेकिन अगर हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वो अगर स्ट्रांग नहीं, वो वीक हो गई, तो फिर हमको कोई भी डिजीज इजीली डेवलप हो जाती है. इसीलिए सबसे जो जो मेन फैक्टर है, या मैं कहूँ कि मेन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है जो हमें डिजीज से बचाता है, वो वेदर कोई भी डिजीज हो, और वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट आज हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर परपीचुअल बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एज पॉल्यूशन पीक्स. अभी क्या हुआ है कि दीपावली के बाद अगर हम देखेंगे तो जो दिल्ली की एयर है उसका पॉल्यूशन रीसेंट ईयर से जब कंपेयर किया गया
तो वो देखने को मिला कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हमें दीपावली और उसके बाद की एयर क्वालिटी को जब चेक करते हैं तो उतना हमको मिला है। अब ये देखिए, अगर घर घर एवरी पर्सन अगर इस तरीके से फायर क्रैकर या ऐसी कोई भी चीज बर्न करेगा तो एयर तो फिर उसका जो है पॉल्यूट होना फिर कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। ठीक है, अब जब ये हुआ है तो बात आइए फिर सुप्रीम कोर्ट तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने फिर जो है न्यूज़पेपर वगैरह से, है ना, और टेलीविजन पर जो न्यूज़ आती है, सोशल मीडिया वगैरह, वहां से इन चीजों को देखा है, सुओ मोटो लिया है, चीजों पर डिस्कशन हो रहा है। अब इसमें क्या क्या इसमें पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई अब हमें ऐसा करना होगा कि इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसमें ये जो फायर क्रैकर्स जो लोग यूज करते हैं उसको केवल दीपावली नहीं, उसको परपिचुअल बैन करना पड़ेगा हमको। इट मींस कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी डे हो, इलेक्शन के बाद जीतने पर जो फायर क्रैकर्स चलते हैं वो हो, न्यू ईयर हो, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर का जो है डे हो, बोला सब पर इसको कंप्लीटली बैन करना पड़ेगा और वो भी हमेशा के लिए कंप्लीटली। उसमें ये कुछ नहीं होगा कि आप शादी में चला सकते हैं लेकिन जो है किसी अदर फेस्टिवल पर नहीं चला सकते, बिकॉज अगर हमें इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ऐसा करना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट हैज आस्क्ड द दिल्ली गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर टू इम्पोज अ परपेचुअल बैन and has ordered them to submit affidavits explaining why previous firecracker ban were not enforced effectively। दिल्ली गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप ये डिसाइड करो, अपना एफिडेविट बताओ कि आपका इसमें क्या पक्ष है कि हम क्यों ना इसको कंप्लीटली बैन कर दें। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट हमको एक एफिडेविट दे, बिकॉज फायर क्रैकर को दीपावली पर बैन करने के ऑर्डर्स तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिए थे, हाई कोर्ट ने पहले भी दिए थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए, क्या कारण है, कहां पर फेल्योर रहा, ये मांगा है। दूसरा कहा है प्लान्स फॉर 2025, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप बताओ कि 2025 के लिए आपके पास में क्या प्लान है। दिल्ली गवर्नमेंट बताए कि कैसे आप इस फायर क्रैकर की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी हमारे पास में अपना रिप्रेजेंटेशन है, बताएं कि आपके पास में 2025 के लिए क्या प्लान है, और अभी तक जो फायर क्रैकर्स पर बैन था वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आपने क्या क्या एक्शंस लिए थे और क्या क्या एक्शन अब आप लोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो ये डिटेल मांगी गई है किससे, दिल्ली पुलिस से भी और किससे, जो है दिल्ली गवर्नमेंट से भी। पॉल्यूशन लेवल्स की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन लेवल जो है हायर लेवल्स देन 22-23 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उससे ऊपर निकल चुका है ये सारा का सारा जो फायर क्रैकर की वजह से जो पॉल्यूशन है। एक चीज यहाँ पर जुडिशरी ने अपनी तरफ से एक पॉइंट कहा है कि देखो अभी रिसेंट हमारा जो पहले एयर पॉल्यूशन एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। पहले उसमें एक हायर लेवल की पेनल्टी पनिशमेंट हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया है कि केवल जो पेनल्टीज हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं, या केवल उसको पेनल्टी रखा गया है, मॉनेटरी पेनल्टी रखा है, जबकि होना चाहिए उसमें कुछ जेल वगैरह का सिस्टम हो, जेल का पनिशमेंट हो, इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट हो। अब उसमें अगर केवल पैसे के दम पर ही उसको पेनल्टीज को वो फुलफिल कर सकते हैं, तो यहाँ जो जुडिशरी का मानना है कि ये जो हमारा लॉ है एयर पोल्यूशन एक्ट ये थोड़ा सा वीक हो गया है, इसकी वजह से भी फायर क्रैकर पर हम जो है नहीं रोक पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो एमिकस क्यूरी है, जो कोर्ट के मित्र जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने ये कहा है कि केवल फायर क्रैकर नहीं, जबकि जो स्टबल बर्निंग है पैडी एग्रीकल्चर के बाद जो बचती है, बोला उसको जलने से भी ये दिल्ली में जो है एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आई है। फ्यूचर एक्शंस की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की गवर्नमेंट हमको ये डिटेल ला करके दें, ये रिपोर्ट बताएं कि इस बार आपके यहाँ पर कितने स्टबल बर्निंग के केसेस आपने रजिस्टर किए और कितने लोगों ने इसमें ये सब जो है स्टबल बर्निंग को किया। हालांकि देखो मेरा तो ये मानना है और शायद आप भी इस बात से जो है एग्री करते होंगे कि फायर क्रैकर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
आज से अगर आप 100 ईयर्स अगो की बात करोगे तो क्या किसी दीपावली पर, क्रिसमस पर या न्यू ईयर पर ये क्या फायर क्रैकर्स की कोई रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। क्या विदाउट फायर क्रैकर्स कोई फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते? बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम अपने लिए ही एनवायरनमेंट में जहर और पॉइजन को जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। देखो, इंडिविजुअल लेवल पर सारे ह्यूमन बींग्स को कुछ एफर्ट्स करने होंगे। अब हाँ, अगर सारे के सारे लोग एक एक कदम बढ़ाएंगे तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों कदम हमें जो है बढ़ते हुए दिखेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि हम अगर ये कसम खाते हैं कि भाई हम अपनी लाइफ में कभी भी फायर क्रैकर्स नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो नहीं चलाइए। अगर सारे लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। मैं अपना इंडिविजुअल लेवल की बात करूं तो अराउंड लास्ट 20 ईयर्स से मैं कभी भी फायर क्रैकर्स नहीं यूज कर रहा हूं। जब से मेरे को ये चीजें पता चली हैं कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है और हम अपने लिए ही चीजें खराब कर रहे हैं, हम कभी भी यूज नहीं करते। बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हाई कोर्ट टेल्स jail authority to decide plea on lack of facilities for visiting lawyers। देखो होता क्या है, जब भी कोई एक केस चल रहा होता है, अब उसमें क्या होता है, जो लॉयर होते हैं, है ना, जो एडवोकेट होते हैं, वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनकी बेल कराने के लिए या उनके लिए जो भी केस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड बात करने के लिए। अब होता क्या है, तिहाड़ जेल जो है उसमें जो विजिटिंग लॉयर्स हैं उनके लिए कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज इन द सेंस, अगर आप अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं तिहाड़ जेल में, तो आपको बाहर हो सकता है कई घंटे धूप में बैठना पड़े, हो सकता है बहुत ठंड का मौसम हो, आपको वहां पे बैठना पड़े, आपको बैठने के लिए कुछ सिस्टम ना हो, वहां पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, आपको टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे, मींस कोई भी बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिलती। वो भी किसको? लॉयर्स को। इट मींस भाई लॉयर्स अगर वहां पर जा रहे हैं तो वो भी इस जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट है ना। आप सारी व्यवस्थाएं जजेस को प्रोवाइड करा रहे हो, पुलिस को प्रोवाइड करा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी जो उनको प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो लॉयर्स अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं उनको आप कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा रहे हो। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन दिया था, एक एडवोकेट साहब है, उन्होंने अब यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने मीन्स क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। क्या है सारे के सारे पॉइंट्स? कोर्ट का डायरेक्शन है, किसको? दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के लिए कि आप क्या करो कि ये जो प्रॉब्लम है इसको आप 4 वीक के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और बताओ कि आपने क्या क्या जो है इस पर कदम उठाए हैं। 4 वीक्स के अंदर आपको बताना होगा। मींस जो लॉयर्स वहां पर अपने क्लाइंट्स वगैरह से मिलने जाते हैं उनके लिए बेसिक चीजें आप प्रोवाइड कराओ। ये जो एडवोकेट साहब हैं श्याम सुंदर अग्रवाल, इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। इन्होंने ये कहा कि भाई मल्टीपल इश्यूज यहाँ पर फेस किए जाते हैं लॉयर्स के द्वारा। क्या? वेटिंग आउटसाइड इन एक्सट्रीम वेदर, अगर गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा धूप में, कोई वेटिंग के लिए सिस्टम नहीं। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। अच्छा, कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है एडवोकेट्स के लिए कि अगर वो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं तो कहीं हो, जबकि कई एकड़ जमीन है ना इस तिहाड़ जेल के पास में पड़ी हुई है जिसमें गाड़ियां पार्क हो सकती हैं लेकिन अलाउ नहीं करते। इट मींस उससे फिर क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तिहाड़ जेल की कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। पिटिशनर ने यह कहा है कि टोटल 16 जो जेल्स उसमें हैं लैक एसेंशियल फैसिलिटीज डिस्पाइट वैकेंट लैंड अवेलेबल फॉर पार्किंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है लेकिन उसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं है और उसका जो खामियाजा है बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, कोर्ट ने नोट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट वाज अनविलिंग, देखो दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, अनविलिंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स इन इंप्रूविंग जेल फैसिलिटीज। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट वहां पर हो। इट्स पॉलिसी मिनिमल एक्सपेंडिचर, मींस दिल्ली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कोर्ट ने, कहा है कि ये चाहते हैं कि एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। प्रीवियस प्लीज इग्नोर्ड, यहाँ पर ये जो एडवोकेट हैं श्याम सुंदर सुंदर अग्रवाल, इन्होंने ये कहा कि देखो हमने पहले इससे पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को,
और डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स को, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया इस प्रॉब्लम को लेकर के, इसलिए उनको आना पड़ा है कहां पर, कोर्ट में। अब आप ये देखिए कि अगर जो जुडिशियल सिस्टम का जो उनको लॉ ऑफिसर कहा जाता है, कोर्ट जो जो एडवोकेट्स होते हैं, अगर लॉ ऑफिसर्स अपने क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, देखो बेसिक सिस्टम जो जुडिशरी का है, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं, उसमें जुडिशरी हो गई, पुलिस हो गई और एडवोकेट्स हो गई, इन तीन से मिलकर के पूरा जुडिशियल सिस्टम चलता है। अब उसमें आप केवल सारी व्यवस्थाएं कुछ पार्ट को दोगे और कुछ को नहीं दोगे तो उसका बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसी को लेकर के ये इशू था। नेक्स्ट आ जाते हैं, द वर्क प्लेस कल्चर इन इंडिया नीड्स रिफॉर्म्स। ये द हिंदू का एक एडिटोरियल आर्टिकल है और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात इसमें स्टार्ट करते हैं जो राइटर हैं वो स्टार्ट करते हैं अन्ना सेबेस्टियन की डेथ से। ये एक सीए की जो है सीए थी और इनका वर्क स्ट्रेस की वजह से क्या हुई थी, डेथ हुई थी, है ना। तो उससे पता चला कि देखो जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें कितना जो है प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं और कि लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब उनकी डेथ हो गई तो इससे पता चलता है कि अंडरस्कोर्स द डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ कितने हैं। आवर चिल्ड्रन आर स्टिल वर्किंग लाइक स्लेव्स, बिकॉज ये जो सीए थी, जब इन अपना एक नोट लिखा था उन्होंने, सुसाइड नोट, तो उसमें कहा था कि हम कहने को तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज भी हमारे बच्चे, चिल्ड्रन आर स्टिल वर्किंग लाइक स्लेव्स, हमारे बच्चे आज भी स्लेव्स की तरह वर्क कर रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट जो वर्क कल्चर है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो सीए की जब डेथ हो गई तो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से किसी ने कुछ नहीं बोला, पूरा साइलेंस बना लिया उन्होंने, जैसे कि इंसान की जान न गई हो, कोई मामूली सी कोई इवेंट हुई हो। तो बोला इससे ये पता चलता है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो अपने एम्प्लॉइज वगैरह को लेकर के कितना सेंसिटिव है। टॉक्सिक वर्क कल्चर की यहाँ पर ये बात करते हैं। क्या है टॉक्सिक वर्क कल्चर? इंडिया का जो प्राइवेट कंपनीज का सेक्टर है उसमें जो वर्क प्लेसेस हैं ऑफन फॉस्टर लॉन्ग आवर्स, मींस नॉर्मली जो वर्किंग आवर्स हैं 8 घंटे का होना चाहिए, लेकिन लोग 9 घंटे 10 घंटे तक उनसे काम करवाया जा रहा है, लॉन्ग आवर्स। एम्प्लॉइज बर्न आउट, बहुत ज्यादा उनको जो है डेडलाइन और वो सब दे करके बर्न आउट हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका प्राइवेट इंडस्ट्री में। फिर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका मेन मतलब होता है मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, है ना, और किसकी एक्सपेंस पर, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी वेलबींग के, वेलबींग मींस प्रॉफिट बढ़ना चाहिए कंपनी का, चाहे उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो बर्न आउट हो जाए, उनकी लाइफ का कुछ भी हो, चाहे उनको बैकबोन की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, या उनको कोई भी डिजीज भले ही हो जाए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है, कम इसमें एग्जांपल दिए, जहां पर 4 एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर 2 हायर किए जाते हैं, ठीक है। इन 2 को 3 लोगों की सैलरी दे दी जाती है, तो उन लोगों को भी लगता है कि यार अच्छी सैलरी मिल रही है। होता क्या, एक आदमी की सैलरी इन्होंने फिर भी बचा ली। अब ऐसी चीजों को सुंदर सुंदर से अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच, परफॉर्मेंस कल्चर। बोला हमारी कंपनी तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या करती है, प्रमोशन करती है, हमारी कंपनी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेच कर रही है, हम तो उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। जबकि हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है अपने उन एम्प्लॉइज का, उन ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉइटेशन। फिर यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं किसका, इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं, यूएस की बात करते हैं कि देखो यूएसए को जाना जाता है ओपन लॉन्ग आवर्स के लिए काम करने के लिए, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, वहां पर अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस को रखा जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर हम यूएसए और इंडिया को ही कंपेयर कर लें मान लीजिए, तब भी ये कहते हैं कि भाई यूएसए में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है और इंडिया में उससे बहुत कम है। फिर भी अगर हम यूएसए से कंपेयर करना चाहते हैं तो ये कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि ठीक है आप यूएसए की तरह बनाना चाहते हैं सोसाइटी को, तो यूएसए में अभी जो सोसाइटी है वो इस स्टैंडर्ड पर है कि वहां पर लोगों को ऑफिस जाने के लिए, है ना, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चों के,
फूड के लिए, उन बेसिक चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ता। यहाँ इंडिया में तो अगर कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है तो उसको ऑफिस आना और जाना, है ना, ये उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग होती है। क्यों? हमारे यहाँ तो ट्रैफिक में ही आदमी 2-2 3-3 घंटे फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम यूएसए से भले ही कुछ कंपैरिजन कर लें, लेकिन क्या वैसी फैसिलिटीज हम अपनी सोसाइटी के लोगों को दे पाए जो यूएसए में हैं? मींस इंडिया में अगर कोई व्यक्ति 9 आवर्स किसी ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो मान करके चलो कि वो आदमी 14 आवर्स के लिए बिजी हो गया उस काम में, क्योंकि उसको घर से निकलना भी होगा मॉर्निंग में और उसको शाम को घर पहुंचना भी हो जाएगा होगा, और बीच में जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है? क्यों? अब उसको इसी ऑफिस आवर्स में से कभी छुट्टी लेके कुछ भी करके बच्चों का एडमिशन भी कराना है, बच्चे की तबीयत खराब है उसको भी हैंडल करना है, ये सारे काम उसको करने होते हैं। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं अनप्रोफेशनल बॉस बिहेवियर। इंडिया स्पेशली इस चीज के लिए जाना जाता है कि जो सीनियर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो अनप्रोफेशनल मिलता है इंडिया में, ये कॉमन सी बात है। और अनप्रोफेशनल के साथ साथ यहाँ तो अब्यूजिव बिहेवियर भी आपको इंडियन कंपनीज में देखने को मिल जाएगा। अनलाइक इन यूएसए एंड यूरोप, वहां पर क्या है, एम्प्लॉइज कैन स्यू फॉर मिसट्रीटमेंट, सच रिकॉर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। अगर आपकी कंपनी में आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने, यूएसए और यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर अगर आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अनप्रोफेशनल हुआ, मिसबिहेव किया, अब्यूज किया, आप उस कंपनी पर केस कर सकते हैं। और यूएसए और यूरोप के जो एग्जाम्पल्स ये कहते हैं कि हमेशा ऐसे केसेस में उस एम्प्लॉय की ही विजय होती है, वहां पर हमेशा बड़े बड़े पनिशमेंट पेनल्टीज उन कंपनीज पर लगती है ना। तो उसमें एक एग्जांपल देते हैं ये कि जो ऋषि सुनक जब अभी इससे पहले जो पीएम थे यूके के, तो उनके एक मंत्री थे जन करके उनका नाम था शायद साहब, है ना, उनका उन पर किसी ने एलिगेशन लगाए थे कि ये हमारे साथ में बहुत ज्यादा मींस अब्यूजिव बिहेवियर रखते हैं, बुलिंग करते हैं एम्प्लॉइज की जो गवर्नमेंट में उनके यहाँ काम करते थे। तो उस पर फिर इंक्वायरी हुई और ये एलिगेशन ठीक मिले कि वो लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, है ना, अनप्रोफेशनल बात करते हैं, या उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। इस पर जब इंक्वायरी हुई तो ही मिली, तो मंत्री को वहां से जो ऋषि सुनक थे उन्होंने उससे रिजाइन ले लिया, उसको फायर कर दिया, मंत्री को हटा दिया। जबकि इंडिया में आप कंपनी पर केस तो कर ही नहीं सकते, तो किसी मंत्री को हटाने की तो बात ही छोड़ दो। तो इंडिया में ये जो अनप्रोफेशनलिज्म है ये बहुत ज्यादा है और इसको नॉर्मल मान लिया गया है। फेयरनेस एंड इनइक्वालिटी, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फेयरनेस के साथ में ट्रीट नहीं किया जाता, उनके साथ में ज्यादातर केसेस में क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है उनके साथ में। ठीक है? अब वो कैसे होती है, उसमें नाम जोड़ दिया जाता है परफॉर्मेंस का, कि ये एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस करता है ना। और वहां पर एक वर्ड यूज होता है वीडिंग आउट डेड वुड, मींस जो लकड़ी खत्म हो चुकी है उसको बाहर निकालो। मींस तो आप लकड़ी की तुलना, मरी हुई लकड़ी जो डिकम्पोज हो चुकी है उसकी तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसके साथ में, एक एम्प्लॉय के साथ में जो जीता जागता है एक इंसान है उसके साथ में हम कर रहे हैं। तो ऐसा कल्चर इंडिया में है कि इंसान को वीडिंग आउट की बात होती है डेड वुड, वीडिंग आउट डेड वुड, ये सिस्टम इंडिया में है। जबकि यूरोप में, अमेरिका में, वहां पर क्या है, एम्प्लॉइज की वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी पर वो केस नहीं कर सकते अपने एक्सप्लॉइटेशन के लिए और सबके लिए, तो ऐसा कुछ उनको न्याय तो मिलने वाला है नहीं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब इंडिया में लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों ज्यादा भागते हैं, वो इसलिए भागते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो फर्म्स हैं उनमें बेटर वर्क प्लेस है, बेटर वर्क प्लेस कल्चर है, उनका जॉब सिक्योरिटी है उनके पास में, बैलेंस्ड पे है उनके लिए, लेस ब्लेटेंट इनइक्वालिटी है। मींस वहां पर वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जो कॉर्पोरेट कल्चर जो है। इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा कल्चर हम प्राइवेट उसमें कंपनीज में दे दें लोगों को, अल्टीमेटली लोग हैं तो अपने ही पीपल, अगर वो बीमार पड़ेंगे, सपोज करो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग अगर बीमार पड़ेंगे, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे,
तो है तो इंडिया के ही पीपल, फिर उन पर हमको हेल्थ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फिर हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, फिर आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लेकर के आओगे, फिर जब स्ट्रेस होता है तो लोगों में फिर क्या होता है, झगड़े बढ़ते हैं, उससे झगड़े बढ़ते हैं तो फिर जो क्राइम जैसी चीजें निकल करके आती हैं कि घर पे जाकर के वाइफ के साथ में जो है डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, या ऑफिस से घर के लिए निकले और जो है ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिनको झेल करके हम आए थे, बॉस ने डांट दिया था तब आए थे, तो रास्ते में हो सकता है आप ड्राइव करके जा रहे हैं, आपने किसी को हिट कर दिया, गलती से ही कर दिया, बन गया एक नया क्रिमिनल केस। ऐसे इश्यूज की वजह से हमारे जो कोर्ट्स हैं वो भी भरे पड़े केसेस की वजह से। सो अल्टीमेटली इसको हमको एक रेगुलर लेवल पर सॉल्व तो करना होगा। नीड फॉर रेगुलेशन, पूरा इस सब को हमें रेगुलेट करना होगा। अपने जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनको हम कंप्लीटली प्राइवेट कंपनीज के जो ऑनर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनको रियलिटी पता ही नहीं होती कि कंपनी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, उनके भरोसे हम उसको नहीं छोड़ सकते। हमें क्या करना होगा, उसमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, रूल्स लेकर के लाने होंगे, बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के। हाँ, एक बात ये कहते हैं कि एक बात बताओ, हम बार बार ये कहते हैं कि इंडिया में भाई हमको आगे आने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे बताओ, यूएसए में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, 5 डेज वर्किंग जो वीक है। फ्रांस में चले जाओ, उसमें भी 5 डेज है, उसमें अराउंड 35 आवर्स के आसपास ही काम करना पड़ता है एवरेज वीक में। यूके आप चले जाओ, आप जो है डेनमार्क चले जाओ, आप जो है आइसलैंड, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ तो 4 और 5 4 डेज का ही वीक है वहां पर वर्किंग के लिए। तो क्या वो कंट्रीज इंडिया से किसी भी बात में पीछे हैं? क्या वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या वहां की एम्प्लॉइज खुश नहीं है? क्या वहां की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही? जबकि इंडिया में जैसी बात आती है कि भाई आप एम्प्लॉइज को थोड़ा रिलैक्स दो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं, काम कम करेंगे तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? तो वहां की जो कंपनीज हैं वो क्या आगे नहीं बढ़ रही? फिर कई बार आर्ग्यूमेंट आता है कॉम्पिटिटिवनेस का, तो क्या यूएसए की कंपनीज, चाइना की कंपनीज, है ना, आपकी यूके की, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोर्तुगल, क्या यहाँ की कंपनीज में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है? क्या वहाँ के एम्प्लॉइज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे? क्या वहाँ की कंपनीज अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही? क्या उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा? सब हो रहा है। लेकिन इंडिया में अभी जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर जो है, और उस पर इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, जो द हिंदू में आर्टिकल आया था। सो ये था आज के लिए 2-3 टॉपिक जो हमने कवर किए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।